हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां तवांग में भारतीय जवानों से झड़प के बाद बोरिया बिस्तर छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक सामने आई बहुत बड़ी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, उस तस्वीर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों की बोरिया बिस्तर छोड़कर भागे चीनी सैनिक। दिखाएंगे आपको वो तस्वीर, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर गलवान में क्यों हुई थी झड़प। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी ने दे दी है बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों तवांग झड़प को लेकर, और कह दिया है गली के गुंडों की तरह हरकतें करती है चीनी सेना। पूरा बयान आपको सुनाएंगे। साथ ही अगर आपका भी इन बैंक में खाता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी होने वाली है 2023 से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत का दिल से समर्थन करते हैं, अपने भारतीय सेनाओं के शौर्य पराक्रम और बल पर आपको पूरा भरोसा और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ तवांग में भारतीय जवानों से झड़प के बाद बोरिया बिस्तर छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक सामने आई बहुत बड़ी तस्वीर, जिससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था कि उसके 300 सैनिक अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने आए थे। जानकारी के मुताबिक तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने स्लीपिंग बैग और अन्य उपकरण बरामद किए हैं, जिसको चीनी सैनिक भागते समय छोड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया है कि चीनी सेना जो स्लीपिंग बैग छोड़कर गए हैं वे अत्यधिक ठंडे तापमान में खुले क्षेत्रों में उन्हें रहने में मदद कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है बिल्कुल क्लियर कि वो लोग पहले से ही गश्त लगा करके बैठे थे दोस्तों, और भारत के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। और ये स्लीपिंग बैग यही दिखाता है कि ये लोग जहाँ पर शेल्टर्स नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, उस जगह पर इस तरीके के बैग को इस्तेमाल किया जाता है। और उनका ये पूरे तरीके से प्लानिंग था कि वो भारतीय पोस्ट को हटाए, और इसके लिए दोस्तों वो पहले से ही प्लानिंग तैयार करके आए हुए थे दोस्तों। इससे ये क्लियर हो जाता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस पर बताइएगा जरूर, क्योंकि ये अचानक झड़प नहीं हुआ है दोस्तों, चाइना ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। और बात करते दोस्तों इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां गलवान में आखिर क्यों हुई थी झड़प। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी ने क्या बताया है दोस्तों, क्या जानकारी दी आपको हम बता दें। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा PP-15 तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं, लेकिन चीनी सैनिक हमें पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरी तरह से अस्वीकार था। हमें आने से रोकने के लिए उन्होंने छोटी चौकियां स्थापित की थी, जिस पर हमने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद भी वो अड़े रहे कि हम वापस नहीं जाएंगे। इस पर हमारी सेना ने और मुखर होकर विरोध किया, जिसके बाद चीनी सैनिक और संख्या बल के साथ आए। इसी बात पर PP-15 पर झड़प हुई। हालांकि हमारी सेना उन्हें वापस भेजने के लिए काफी थी। आपको बता दें कि हमारी भारतीय सेना ने इसमें चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, और नरवणे जी ने यहाँ तक कह दिया है कि गली के गुंडों की तरह हरकतें करती है चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने चीन पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा है कि चीन हर साल 2-3 हरकतें इसी तरह की करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि 21वीं सदी में भी PLA गली के गुंडों की तरह बर्ताव करता। अगर आप भी एम नरवणे जी के बात से सहमत है दोस्तों तो कमेंट में जय हिंद, जय भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा, और वीडियो को जितनी ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को चीन की बड़ी प्लानिंग और बड़े चाल का पता चल सके। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की इसी से जुड़ी, जहाँ पर भारतीय सेना से पंगा कभी मत लेना। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे और आप जैसे ही नागरिक जिनको भारत और भारतीय सेनाओं से प्यार है दोस्तों, उन्होंने ये बातें कही और चीन को बड़ी नसीहत सोशल मीडिया पर दी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है दोस्तों तवांग को लेकर, और चाइनीज सेनाओं को लताड़ा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, क्या राय देना चाहेंगे चीनी सेनाओं को, बताइएगा जरूर, एक नसीहत जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी, जिसके बाद भड़क उठे पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक। बता दें भारत ने मंगलवार को इस्लामिक देशों के संगठन OIC को चेतावनी देते हुए कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, और भारत के आंतरिक मामलों में हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने यह चेतावनी OIC के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा की ओर से कश्मीर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर दिया था। POK और पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर गए हिसैन इब्राहिम ताहा ने कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए OIC
बातचीत का एक खाका तैयार कर रहा है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये लगातार 4 दिन से खबरें चल रही हैं, लेकिन अब वहीं अब भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। बासित ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से OIC पर किए एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि अगर कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच इस पर चर्चाएं क्यों होती रही हैं। जी हां, अब्दुल बासित ने सवाल उठाते हुए आगे लिखा है कि अगर कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है तो UNSC का प्रस्ताव और शिमला समझौता क्या है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने कहा कि भारत की रुख अतार्किक और भ्रामक है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने करारा जवाब क्या दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यह दुर्भाग्य की बात है कि OIC का महासचिव पाकिस्तान का मोहरा बन चुका है। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम किसी भी अन्य देश के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान की इस बौखलाहट को दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें और बड़ी खबर की, जहां नए भूमि कानून से कश्मीर में मचा भयंकर वाला बवाल। महबूबा ने कहा चीन से कुछ नहीं कहते, हमें बेदखल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फिर एक बार महबूबा मुफ्ती बौखलाती नजर आई है। दोस्तों बता दें, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में नया भूमि अनुदान नियम 2022 लागू किया है। दोस्तों हालांकि इस नियम ने कश्मीर में एक नया विवाद अवश्य पैदा कर दिया है। प्रमुख कश्मीरी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर स्थानीय लोगों को हटाकर बाहरी लोगों को पट्टे पर जमीन देने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि प्रशासन मनमाने ढंग से स्थानीय लोगों, संस्थानों, पर्यटन कंपनियों, होटल व्यवसायियों और पट्टे की जमीन रखने वाले व्यवसायियों को बिना नवीनीकरण का मौका दिए बेदखल कर रहा है। जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम 1960 के तहत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि आवासीय पट्टेदारों को छोड़कर सभी मौजूदा पट्टेदारों को पट्टे पर ली गई भूमि का कब्जा तत्काल सरकार को सौंपना होगा। ऐसा न करने पर पट्टेदार को बेदखल कर दिया जाएगा। नियम में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान नियम 1960 के तहत अधिसूचित क्षेत्र और भूमि अनुदान नियम 2007 के तहत दिए गए पट्टे सहित सभी पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने नियमों को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दोस्तों साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा कि मैं यूपी के बारे में नहीं जानती, लेकिन भाजपा द्वारा यहाँ पारित कानूनों से पट्टे पर जमीन रखने वाले स्थानीय लोगों से उसे छीना जा रहा है। स्थानीय लोगों के कब्जे वाली जमीन को बाहरी लोगों को देने के लिए छीना जा रहा है। लद्दाख और अरुणाचल में चीन द्वारा घुसपैठ की गई है और उन्होंने न केवल जमीन हड़प ली है बल्कि हमारे जवानों के साथ मारपीट भी की। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वे जम्मू कश्मीर में लोगों पर अत्याचार करना चाहते हैं, हमारे संसाधन और हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। सब दोस्तों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की बौखलाहट दोस्तों इन बयानों से साफ झलकती नजर आ रही है। लेकिन भारत सरकार ने तो जम्मू कश्मीर को भारत समझ करके दोस्तों एक नियम लागू करने की कोशिश की है, लेकिन देश को बांटने वाले, नियत रखने वाले नेता आज भी देश में बंटवारे की नीति को लेकर चलते दिखाई देते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि केंद्र सरकार का नियम सबसे बेहतर है दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर रशिया से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत पर भड़का यूक्रेन। जी हां दोस्तों, भारत ने G7 देशों और उनके सहयोगियों की ओर से रूस के तेल पर प्राइस कैप का समर्थन न करने का फैसला किया है। भारत के इस निर्णय के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत पर यूक्रेन के आम नागरिकों की जान की कीमत के बदले रशिया से तेल खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत रशिया से सस्ती कीमतों पर तेल खरीद रहा है और रशिया की आक्रामकता से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। यूक्रेन के मंत्री ने कहा है कि यदि भारत सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीदना जारी रखना चाहता है तो बैलेंस सेटिंग एक्ट के तहत यूक्रेन की मदद के लिए तैयार रहे। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हर देश का अधिकार है कि वो अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए जरूरी और सही कदम उठाए, लेकिन अपने भारतीय सहयोगियों को हम जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो एकदम साफ है। आपके पास रशिया से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का अवसर है, लेकिन रशिया आपको सस्ते दाम पर तेल इसलिए बेच रहा है क्योंकि वो कई तरह के प्रतिबंधों और बंदिशों के दबाव में है और इसी वजह से वो यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यूक्रेन कह रहा है दोस्तों कि आप रशिया से तेल खरीदे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट के तहत यूक्रेन की मदद के लिए भी तैयार रहे। ऐसे में दोस्तों यूक्रेन द्वारा दिए जा रहे इस बयान को अगर आप भी भारत को लेकर जेलसी ही समझ पा रहे हैं दोस्तों तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर डोकलाम में अवैध बस्तियां बसाई, पुल बनाए, चिकन नेक पर चीन की नजर, एक्सक्लूसिव इमेज में ड्रैगन हुआ बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, वो भारत से लगे
सीमा इलाके में अवैध रूप से निर्माण करता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प के बीच अब डोकलाम क्षेत्र में चीन द्वारा अवैध निर्माण की जानकारी निकलकर सामने आई है। दोस्तों 2017 में भारत तिब्बत भूटान ट्राइन जंक्शन में डोकलाम में भारत चीन के जवानों में हिंसक झड़प हुई थी। यह निर्माण भी उसी इलाके में किए जा रहे हैं। चीनी अभी भी भूटान में कब्जा कर रहा है, जिसका भारत विरोध करता आया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक डोकलाम विवाद खत्म होने के बाद उसे चीन ने बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। उसने भारी हथियारों को स्टोर करने के लिए सुरंगों का भी निर्माण किया है और सीमाओं के पास अपनी ताकत दुगनी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इंडिया टुडे के हाथ लगी नई सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है कि चीन ने इस क्षेत्र में नए निर्माण कर लिए हैं। ये क्षेत्र गतिरोध वाली जगह से बहुत दूर नहीं है। तस्वीरों के मुताबिक चीन ने वहाँ एक पुल, मौजूदा गाँव का विस्तार, नए निर्माण कर लिए हैं। भारतीय सेना भी अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है और अपनी तैनाती को आगे कर रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहाँ अरुणाचल में भारत चीन के सैनिकों की झड़प पर संयुक्त राष्ट्र हुआ चिंतित। तनाव कम करने पर कह दी बात। बता दें, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने की बात कही है। दोस्तों, यूएन प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजेरिक से जब भारत और चीन के बीच टकराव की खबरों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स मिली है। हम दोनों देशों से तनाव को कम करने के लिए कहेंगे। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि क्षेत्र में तनाव ना बढ़े। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर चोरी और सीना जोरी, आतंकवाद पर भारत के खिलाफ डोजियर बांट रही पाकिस्तान। हिना रब्बानी ने उगला जहर। बता दें, पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने आरोप लगाया है कि भारत आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत बलूच उग्रवादियों को संरक्षण प्रदान करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक फर्जी डोजियर भी बनाया है, जिसे वो अपने पसंद के मुल्कों के साथ साझा कर रहा है। इसके एक दिन पहले पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने लाहौर के जोहर टाउन में हाफिज सईद के घर के पास हुए विस्फोट का ठीकरा भारत पर ही फोड़ा था। उन्होंने दावा किया था कि इस विस्फोट के मास्टरमाइंड भारत से हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में भारत वाले ही हथकंडे दोस्तों पाकिस्तान अपना रहे हैं। बस फर्क इतना है कि भारत सच के लिए लड़ रहा है दोस्तों, सच के लिए आवाज उठा रहा है, और पाकिस्तान फेक मनगढ़ंत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना करके अपने साथी देशों को पेश कर रहा है दोस्तों, ताकि उनके लिए वो अच्छा बन सके और भारत को लेकर नेगेटिविटी फैला सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान कितनी भी भारत को लेकर नेगेटिविटी फैला ले, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और इससे पाकिस्तान को ही नुकसान है दोस्तों। तो अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप तक खबरें पहुंचाने में। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर अचानक बंकर में क्यों रहने लगे व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन युद्ध नहीं बल्कि ये है असली वजह। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों एक बंकर के अंदर रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन अचानक आइसोलेशन में चले गए हैं। हालांकि उनके बंकर में जाने के पीछे की वजह यूक्रेन युद्ध नहीं दोस्तों, बल्कि फ्लू यानी बुखार को बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेमलिन के अधिकारियों में खतरनाक फ्लू फैल गया है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन को बंकर में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर पुतिन की राष्ट्रपति टीम में फ्लू का खुलासा हुआ है। ये खुलासा उन अटकलों के बीच हुआ है कि पुतिन स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के बीच नए साल तक छिपने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए इस साल दिसंबर के अंत तक लोगों की नजरों से गायब रह सकते हैं। बात करें और बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले पुतिन को गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बात करें खबर की, जहां तिब्बती एयरबेस पर चीन ने तैनात किया है खतरनाक हथियार। आखिर क्या है ड्रैगन का इरादा, बता दें। तवांग झड़प के अगले ही दिन यानी 10 दिसंबर को तिब्बत के शिगत से एयरबेस पर चीन ने कई बड़े हथियार तैनात किए हैं। इसका बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉर जोन की तरफ से ट्वीट करके सैटेलाइट तस्वीर से यह खुलासा हुआ है। तस्वीरों में चीन के नापाक मंसूबों की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर वॉर जोन ने बताया कि शिगत से एयरबेस पर चीन ने फाइटर जेट्स, ड्रोन, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अन्य कई तरह के हथियारों की तैनाती की है। एलएसी के दूसरी तरफ चीनी सेना की जो तैयारियां हैं, उनसे उसकी युद्ध की मंशा का पता चलता है। साथ ही साथ चीन के साथ झड़प के बाद भारत के साथ आया अमेरिका ड्रैगन को दे दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर अमेरिका ने बयान दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन इस बात से खुश है कि भारत और चीन के सैनिक जल्द ही डिसएंगेज हो गए यानी अलग अलग हो गए। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाउस की प्रेस सेक्रेटरी काराइन जीन पियरे ने कहा कि इस
स्थिति पर अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है और दोनों ही पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि हमने देखा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एलएसी के साथ साथ सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखे हुए है। हमारी स्थिति पर नजर है। अमेरिका ने कहा कि हम अपने भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। हम स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। यानी कि भारत का समर्थन क्या है दोस्तों, अमेरिका ने और कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं भारत की रक्षा करने के लिए। अगर झड़प आगे बढ़ती है तो हम भारत के साथ आकर के चाइना को मजा चखाएंगे। उनके कहने का यही अर्थ है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा अवश्य। चलते एक और खबर की तरफ, जहां विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान करेगा सेना का निर्माण। चीन का है डर, जाने क्या होगा स्ट्रक्चर बता दें। 7 दशकों के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब जापान अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का गठन करने वाला है और 2 विश्व युद्ध लड़ने वाला जापान अब अपनी मिलिट्री का गठन करने जा रहा है। चीन की आक्रामकता से डरकर जापान ने अपनी आर्मी गठन करने का फैसला किया है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि इस शुक्रवार जापान अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अनावरण करेगा। जी हाँ, जापान के खिलाफ उसके दोनों पड़ोसी चीन और उत्तर कोरिया आक्रामक रुख अपना रहे हैं, जिसने जापान को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। माना यह जा रहा है कि अपनी नई सेना के निर्माण के साथ जापान भारी संख्या में मिसाइलों और साइबर युद्ध की क्षमता बढ़ाने पर खर्च करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में होने वाला ये परिवर्तन 3 डॉक्यूमेंट्स, पहला द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, दूसरा द नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस और तीसरा द मिड टर्म डिफेंस प्रोग्राम के आधार पर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस दशकों बाद नई रणनीति के लिए दोस्तों जापान की सरकार को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर चीनी राष्ट्रपति ने दोस्त ईरान को दिया धोखा, सऊदी अरब संग मिलकर बताया आतंकी समर्थक, बढ़ा तनाव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को घेरने और काला सोना हासिल करने के लिए सऊदी अरब की बहुचर्चित यात्रा पर गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए 2 नावों की सवारी बहुत महंगी पड़ी। यूएई और चीन के बीच जारी बयान में विवादित द्वीपों का जिक्र होने पर जहां ईरान भड़का हुआ है तो वहीं अब उसे ड्रैगन के धोखे का डर सता रहा है। चीन के राष्ट्रपति ने ईरान के धुर विरोधी सऊदी अरब को खुश करने की कोशिश की है और अरबों डॉलर की डील की है दोस्तों। इससे अब ईरान को डर सता रहा है कि चीन खुद को न्यूट्रल दिखाने के लिए, तटस्थ दिखाने के लिए सऊदी अरब के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा ईरान तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन को अपने एक सहयोगी के रूप में देखता है। ईरान ने चीन के साथ कई अरब डॉलर की महाडील पिछले दिनों की थी। ईरान और चीन ने रक्षा समझौते भी किए हैं। चीन की तमाम कंपनियां ईरान में अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट चला रही हैं। जिनपिंग यात्रा के दौरान चीन की ओर से जारी संयुक्त बयान ने ईरान के नीति निर्माताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीन की नीतियों में कोई बदलाव आया है या नहीं। जी हाँ, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर इस देश ने भारत से लगाई दोस्ती की गुहार, कहा प्रधानमंत्री मोदी जी और जयशंकर हमें अपना पार्टनर समझे। जी हाँ, कोसोवो के पूर्व प्रधानमंत्री रामूश हरदिनाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से उनके देश को मान्यता देने और कोसोवो को एक आर्थिक भागीदार के रूप में मानने के साथ साथ भारत में कोसोवो के लोगों को प्रवेश की अनुमति देने का आग्रह किया है। कोसोवो के पूर्व प्रधानमंत्री रामूश हरदिनाज ने भारतीय मीडिया दे प्रिंट को दिए गए एक स्पेशल इंटरव्यू में भारत सरकार से देश को मान्यता देने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा है कि कोसोवो एक तरह से तार्किक रूप से इस क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थित है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर हमारे साथ एक भागीदार और मित्र के रूप में व्यवहार करेंगे और हमें न केवल भारत के साथ व्यापार करने बल्कि भारत की यात्रा करने की भी अनुमति देंगे। ऐसे में दोस्तों क्या भारत को इस पर सोच विचार करना चाहिए दोस्तों, क्या इनको अनुमति देनी चाहिए? आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर जो एक्शन सबसे पहले भारत ले चुका है दोस्तों अब अमेरिका भी करने जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका को भी टिकटॉक से जासूसी का डर सता रहा है। चीनी एप्लीकेशन पर बैन के लिए बिल पेश कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक को लेकर अमेरिका में शंकाएं बढ़ गई हैं दोस्तों। मंगलवार को 3 सांसदों ने बिल पेश किया है जिसमें एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ऐप के खिलाफ इस तरह के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कानूनी दांव पेच के चलते रोक नहीं लग सकी थी। खास बात यह है कि भारत पहले ही इस एप्लीकेशन पर बैन लगा चुका है और भारत इसका मतलब जानकारी हासिल करने में नंबर 1 है दोस्तों और पहले ही भारत एक्शन ले चुका है और अब बाकी दुनिया इस चीजों से जूझ रही है दोस्तों। ऐसे में हमारा भारत नंबर 1 और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बात करें और खबर की जहां हिंद महासागर में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। क्या चाइना ड्रैगन का जासूसी जहाज कर रहा मैपिंग बता दें। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 लगातार
खबरों में बना हुआ है। इसे लेकर परसों ये खबर आई थी कि वो हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकल गया है। दरअसल उसने 5 दिसंबर को हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था और 12 दिसंबर को वो बाहर निकल गया था दोस्तों। अब इस दौरान भारतीय नौसेना उस पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। सामने अब ये खबर आया है दोस्तों कि ये चीनी अंतरिक्ष गतिविधि को ट्रैक करने के मिशन पर था। जानकारी के अनुसार युआन वांग 5 हैनान द्वीप पर सान्या बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। ये चीन के बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी बेस का बंदरगाह है। युआन वांग की लगातार गतिविधि से संकेत मिलता है कि पीएलए नौसेना हिंद महासागर में भविष्य की पनडुब्बियों के ऑपरेशन के लिए सुंडा और लोम्बोक स्टेट की मैपिंग कर रही है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई दावा नहीं। जी हां, सीमा विवाद पर महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच बनी सहमति। बता दें, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद पर कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक की। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद अमित शाह जी ने कहा है कि विवाद की समाप्ति के लिए हमने दोनों पक्षों से अच्छे माहौल की बात की है। उन्होंने कहा कि दोनों ने सकारात्मक अप्रोच रखी है। दोनों ने कहा कि विवाद का निदान रोड पर नहीं होता। फेक ट्विटर हैंडल से लोगों के भावनाओं को भड़काया गया है। ये फैसला हुआ है कि जो लोग भावनाएं भड़काएं उन पर एफआईआर और कार्रवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा है कि दोनों राज्यों में विपक्षी दलों से अपेक्षा की जाती है कि वो कल के फैसले पर अमल करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे। जी हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई भी राज्य इस पर क्लेम नहीं करेगा। दोनों राज्यों से 3-3 मंत्री यानी कुल 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर चर्चाएं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अंतिम खबर की बात करें, जहां 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को एसबीआई का बड़ा झटका। आज से लोन पड़ेगा महंगा, बढ़ जाएगी ये आपकी ईएमआई। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंक एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर की दर में 25 बेसिस पॉइंट या यूं कह लें कि 0.25% की बढ़ोतरी की है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 15 दिसंबर 2022 से प्रभावी होंगे और इस दिन एमसीएलआर आधारित लोन की ब्याज दर में इजाफा हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर ग्राहक लोन लेने की सोच रहा है तो ज्यादा ब्याज देने की नौबत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर, लोन को लेकर? क्या इसको सरकार इस पर संज्ञान लेकर के दोस्तों इसमें कमी करे, इंटरेस्ट को कम करे? दोस्तों आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।